बहार है ताबड़तोड़ हत्याओं की नॉनस्टॉप रफ्तार। बिहार में कुछ ऐसे ही हालात हो गए हैं। ताबड़तोड़ हत्याओं से बिहार के कई इलाके दहल गए। पिछले 12 घंटों के अंदर राजधानी समेत अलग अलग शहरों में 4 हत्याएं हुई हैं। पटना के एक बड़े अस्पताल के अंदर घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पटना के ही दानापुर में भी 20 साल के एक लड़के की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सासाराम में भी जेडीयू के एक कार्यकर्ता के पिता की हत्या होने से सनसनी फैल गई। खगड़िया में एक मंदिर समिति के अध्यक्ष की हत्या से हड़कंप मच गया। और अब पारस हॉस्पिटल की तस्वीर, जहां इलाज कराने आए एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि बक्सर का रहने वाला चंदन मिश्रा एक बड़े अस्पताल में इलाज के लिए आया था। उसी दौरान अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बिहार में बदमाशों का यह हाल है कि वो अस्पताल के कमरे तक पहुंचकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हथियारों से लैस 5 अपराधी उसकी हत्या के लिए पहुंचे थे। बताया गया कि चंदन मिश्रा हत्या के मामले में जेल में बंद था। हालांकि तबीयत खराब होने पर वो इलाज के लिए अस्पताल आया हुआ था और इसी दौरान अपराधियों ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, कैसे अस्पताल के अंदर बदमाश घुसते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। पिछले अगर 24 घंटों का जिक्र करें तो एक के बाद जो अलग अलग शहरों में हत्याएं हुई हैं, वो बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से बिहार का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे राजधानी पटना की बात हो या फिर और दूसरे शहरों की। उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास, उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। कैसे वो आए, बिना जांच के, बिना रोक टोक के वो चले गए। और बिहार में मर्डर पर मर्डर हो रहे हैं और पुलिस के अजब गजब बयान आ रहे हैं। बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन का कहना है कि मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं क्योंकि किसानों के पास काम नहीं होता, इसलिए ज्यादा क्राइम होता है। क्या किसान क्राइम करते हैं? एडीजी के बयान का तो यही मतलब निकलता है। आप भी सुनिए। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए। अब इस पूरे मामले पर जमकर सियासत हो रही है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि आपसी विवाद में हत्याएं हो रही हैं, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो वहीं पप्पू यादव ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली है। तो एक तरफ बिहार में हत्याओं का दौर है। आप जो समझ रहे हैं, भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती हैं, कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहा है माफिया। अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम दिख रहे हैं। बिहार में चुनाव है तो इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। अपराधियों के अलावा अब बिहार में चुनाव से पहले मटन पार्टी पर भी सियासी तनाव बढ़ गया है। आपको याद होगा, दिल्ली में करीब 2 साल पहले यानी 2023 में आयोजित आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और कांग्रेस नेता
राहुल गांधी की मटन पार्टी खूब चर्चा में आई थी। और इसमें राहुल गांधी मटन बनाते हुए दिखे थे और साथ में लालू यादव भी थे। और अभी पिछले ही साल तेजस्वी यादव ने प्रचार के दौरान अपनी मछली पार्टी का भी वीडियो शेयर किया था, और जिसके बाद वो विवादों में घिर गए थे। अब जेडीयू के ललन सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मटन बांटते दिख रहे हैं। अब सावन में मटन पार्टी का ये वीडियो काफी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर 2023, 2024 और 2025 की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लंदन के दौरे पर हैं, लेकिन उनके इस दौरे के दौरान एक अचानक से रोचक तस्वीर सामने आई। सोशल मीडिया में इसकी जमकर चर्चा हो रही है। ब्रिटिश संसद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और इसके बाद वहां मौजूद एक पाकिस्तानी नागरिक ने कहा कि वो पहले मुसलमान थे लेकिन भगवत गीता पढ़कर हिंदू बन गए। इस पर बाबा ने कहा कि गीता पढ़ने वाला रहीम और रसखान का भी गुणगान करता है और अब्दुल कलाम को भी सलाम करता है। मोहम्मद आरिफ आजा क्या है? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुश नसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ, सनातन। सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो? नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉम्ब भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? थैंक यू सर। पहली बात तो हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है। और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रसखान के भी गीत गाते हैं। एमपी कांग्रेस के मिशन 2028 की शुरुआत मांडू प्रशिक्षण से होगी। 21 और 22 जुलाई को चिंतन और ट्रेनिंग शिविर का आयोजन होगा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की मौजूदगी में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत सभी विधायक मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी समेत पार्टी के दिग्गज नेता भी इसमें जुड़ेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि एमपी में कांग्रेस नई सोच को लेकर काम कर रही है। उधर कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी चाहिए, तो कांग्रेस नेता जब तक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ेंगे तब तक कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। इसकी एक नई सोच, एक नई रणनीति को लेके 2028 को लेके कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय विधायकों का एक चिंतन शिविर, रणनीतिक शिविर 2028 के मिशन को लेके मांडव में, धार जिले में रखा है 21 और 22 तारीख को। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास ना रीति है, ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी की नकल करते हुए इस तरह के प्रोपोगेंडा करती है। ना कांग्रेस पार्टी लॉन्च हो पा रही है, ना राहुल गांधी लॉन्च हो पा रहे हैं। फिर भी अगर प्रशिक्षण अभियान चला रहे हैं तो उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए अपने विधायकों को तुष्टीकरण छोड़ने के लिए। उधर बीजेपी की कार्यकारिणी की डेडलाइन पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि 4 महीने से यही सुन रहे हैं कि जल्द मंडल और जिले की कार्यकारिणी बनेगी, लेकिन गुटबाजी के चलते अधिकांश जिलों में कार्यकारिणी नहीं बन पाई। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस पार्टी में संगठन नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी चलती हो, वो कार्यकारिणी बनाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि तय सीमा के अंदर कार्यकारिणी गठित होगी। पार्टी की कार्यकारिणी अभी तक गठन हो ही नहीं पाई है। मात्र
अध्यक्ष वर्ग का चयन हुआ है, अब वो अपनी कार्यकारिणी घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी पूरी तरीके से आड़े आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। या कार्यकर्ता की क्षमता योग्यता के आधार पर उसको कार्य मिलता है और ये हमेशा होता है, होता रहेगा। अब चिंता वो लोग कर रहे हैं जो पैसों से पद और प्रतिष्ठा खरीदते हैं, जिन पर खुद आरोप है उनके नेताओं द्वारा। तो जीतू पटवारी जी बताएं कि वो आंसू क्यों बहाने पड़े थे जब बैठक में आप रोए थे। अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां पर नयापुरा गांव के एक सरकारी स्कूल में हंगामा हो गया। हंगामा इसलिए क्योंकि यहां शासकीय माध्यमिक स्कूल में टीचर पर देवी देवताओं की तस्वीर तोड़ने का आरोप लगा है और इसी के साथ भारत माता की तस्वीर जलाने का भी आरोप लगा है। क्लास में जबरन बच्चों को दबाव बनाकर कुरान पढ़वाने के भी आरोप हैं। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया। हिंदू संगठनों की ओर से थाने का घेराव किया गया और मामले की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल थाना झाड़ा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक शासकीय विद्यालय नागपुरा में एक शिक्षक कार्यरत है, जिसके द्वारा इस तरह के वक्तव्य दिए गए, इस तरह की चीज़ें की गई हैं जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, जिस पर तत्काल ही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और संबंधित व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। और वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने कहा कि तुरंत एक्शन लिया जाएगा और ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति से निपटा जाएगा। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी इस तरह के मामलों पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। देखिए, ये जो मामला आया है इसमें हमारी सरकार ने जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति है और निसंदेह कोई भी हो उस पर कार्रवाई होती है। पुलिस में संज्ञान लिया, पुलिस ने प्रोएक्टिवली वहां पर कार्रवाई की है। उस व्यक्ति को जो टीचर है उसको गिरफ्तार किया है। निसंदेह हमारे जो कार्रवाई होगी। बयानबाजी करने वाले, इस तरीके की बातें करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं? ये देश में तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की क्या चीज ही नहीं बची है। कानून क्या खत्म हो चुका है? सरकार को जवाब देना चाहिए। आज कटघरे में खड़ी है सरकार कि इस तरीके से जो लोग बोल रहे हैं या कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जवाब दे सरकार। और पूर्व सीएम उमा भारती ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने लिखा कि मेरे भतीजे को टिकट देना बीजेपी की मजबूरी थी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उनके भतीजे राहुल लोधी को टिकट देना कोई एहसान नहीं बल्कि पार्टी की मजबूरी थी। उमा भारती ने परिवार के बलिदान और राजनीतिक दबावों का भी जिक्र किया। उन्होंने ट्वीट में अपनी यात्रा शेयर की और लिखा कि मेरे परिवार ने मेरी राजनीति के कारण बहुत कष्ट उठाए। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, उन पर लूट डकैती जैसे झूठे आरोप लगे और वो हर बार कोर्ट से निर्दोष साबित हुई। उन्होंने ये भी लिखा कि बीजेपी अगर उन्हें चुनाव नहीं लड़ाती तो उनके परिवार के सदस्य पहले ही सांसद या विधायक बन चुके होते। स्वच्छ सर्वेक्षण में एमपी का जलवा फिर एक बार बरकरार है। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में सबसे ज्यादा अंक मिलने के बाद इंदौर लगातार 8वीं बार नंबर 1 शहर बना। इस बार राजधानी भोपाल ने भी स्वच्छता में कमाल किया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने स्वच्छता अवार्ड दिया। और इंदौर को 8वीं बार स्वच्छता में पहला स्थान मिला है। साल 2017 से लगातार इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 बना हुआ है। 2025 में नंबर 1 का अवार्ड मिलने पर इंदौर में जश्न का माहौल देखा गया। इंदौर समेत भोपाल में भी सफाई कर्मियों और नगर निगम कर्मचारियों ने पटाखे फोड़कर जमकर जश्न मनाया। भोपाल में नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सफाई मित्रों के साथ जश्न मनाया। किशन सूर्यवंशी ने सफाई मित्रों को फूल माला और मिठाई खिलाकर उनका आभार जताया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के पुरस्कारों की घोषणा हुई है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमेशा की तरह मध्य प्रदेश ने अलग अलग क्षेत्रों में फिर टॉप किया है। जो 7 बार से हमारा इंदौर शहर एक लीग बना करके जो 3 बार से ज्यादा पुरस्कार लाए, उनके अलग एक सुपर लीग बनी, उसमें वो टॉप पे इंदौर भी है। 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में उज्जैन भी है। उज्जैन इंदौर फिर टॉप का है
और 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में बुधनी भी टॉप पे आया है। इसी प्रकार से देश भर के सबसे स्वच्छ शहरों की इस साल की रैंकिंग में भोपाल दूसरे नंबर पे आया है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार मध्य प्रदेश के 8 शहरों को स्वच्छता को लेकर सम्मानित किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, बुधनी, भोपाल, देवास, शाहगंज, जबलपुर, ग्वालियर शामिल हैं। अलग अलग श्रेणी में इन शहरों को अवार्ड्स मिले हैं। सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर, उज्जैन, बुधनी शामिल हैं, तो वहीं भोपाल, देवास, शाहगंज में राष्ट्रपति पुरस्कार से इन शहरों को सम्मानित किया गया। वहीं जबलपुर को विशेष श्रेणी और ग्वालियर को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उधर छत्तीसगढ़ को भी स्वच्छता को लेकर अवार्ड मिले हैं। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के 7 निकाय ऐसे हैं जिनको अवार्ड दिए गए हैं। इसमें रायपुर है, पाटन है, कुम्हारी है, बिल्हा, अंबिकापुर, बिश्रामपुर और बिलासपुर शहर शामिल हैं। इसके अलावा इंदौर और भोपाल के स्वच्छता कर्मियों में कहें अगर स्वच्छता सर्वेक्षण में मिले सम्मान के बाद जबरदस्त उत्साह देखा गया है। सफाई कर्मियों का कहना है कि सफाई के लिए जो मेहनत उनके जरिए की गई है, ये उसी मेहनत के लिए सम्मान है, परिणाम है। और आगे भी शहर में स्वच्छता को लेकर काम जारी रहेगा। और ये नंबर 1 हमेशा इंदौर नंबर 1 रहा है और आगे भी नंबर 1 आएगा। बहुत मेहनत करता है इंदौर, अच्छा है, इंदौर नंबर 1 हमेशा आना चाहिए। सर, इंदौर के लिए कितना बड़ा दिन है? आज इंदौर के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। स्वच्छता के सुपर लिंग में इंदौर प्रथम आया है और हमेशा प्रथम रहा है और हमेशा प्रथम रहेगा। सफाई में जो स्वच्छता दीदी है, जो सफाई महिला मित्र है, वो आपको इसमें नजर आएंगे, साफ करते हुए नजर आएंगे। ये खुशियाँ बता रही हैं आपके चेहरे की, बहुत खुश हैं आज आप। जी बहुत खुशी है और सबकी मेहनत लगन से सब खुश है और ऐसे हैं। तो मेहनत भी इतनी करते हैं और खुश भी इतने ही रहते हैं और तन मन से नौकरी करते हैं। और जब चाहे जब हम घर में छुट्टी मनाते ही नहीं है, भले हमारा बच्चा बीमार रहे, चाहे हम कुछ भी हो, बाकी हम काम जरूर करके। अच्छा सा सुंदर भोपाल को सुरक्षा करने के लिए सब लोग सफाई के लिए खड़े रहते हैं। सर, लगातार आप लोग मेहनत करते हैं और अब जब सफलता मिलती है कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है, अच्छा आएगा। देखो अच्छा है, देखो सबके सब लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और जनता को साइबर ठगी से बचाने के लिए रतलाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रतलाम पुलिस अब तक धोखेबाजों के 7,900 मोबाइल नंबर्स ब्लॉक कर चुकी है, जिनका प्रयोग अब ठग नहीं कर पाएंगे। और इन मोबाइल नंबर से ये धोखेबाज अब लोगों को लालच देकर या फिर डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपए की धोखाधड़ी अभी तक ये कर रहे थे। पुलिस ने बीते 6 महीनों में साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों को 18 लाख रुपए रिफंड करवाए हैं। 8,000 मोबाइल नंबर्स ब्लॉक किए गए हैं। लगातार जो है शिकायतें मिल रही थी कि अलग अलग नंबर से फ्रॉड कॉल हो रहे हैं। इसी के तारतम्य में जो है लगभग ये नंबर्स ब्लॉक कराए गए हैं। साथ ही साथ कई लोगों के जो है पैसे भी रिफंड कराए गए हैं और आगे भी ये कार्य योजना के तहत जो है अब मोबाइल और सिम ब्लॉकिंग की कार्रवाई जो है की जाती है।